तो जब 9/11 हुआ था तो आप क्या थे वहाँ? हाँ, मैं वहीं था। आप वहीं थे? मैं वहीं था। 8:30 बजे तक मैं वहाँ स्टेशन में था और मुझे पता नहीं था कि आज जब मैं यहाँ से जाऊँगा वापस तो दोबारा मैं कभी नहीं आ पाऊँगा इस स्टेशन में, ये रहेगा ही नहीं। मैं वापस अपने ऊपर घर पे आया, रूम की विंडो से मैंने देखा बिल्डिंग्स के बीच में से धुआं निकल रहा है। मैंने कहा ये क्या हुआ? तब नीचे वापस आया तो उन्होंने बताया कि टेररिस्ट अटैक हो गया और सब ट्रेन्स और सब कुछ बंद हो गया, आप जा नहीं सकते। स्मेल थी बिल्कुल ऐसी कि जैसी श्मशान में होती है ह्यूमन बॉडीज के बर्न होने की, वैसी स्मेल थी। और मेरा गला ऐसा खराब हुआ उस टाइम। सबसे बड़ा मेरे हिसाब एक से हिस्टोरिकल टेररिस्ट अटैक हुआ है। बिल्कुल सही है ये कि उनकी धरती पे भी टेररिज्म आ सकता है। उससे पहले उन्होंने वो मानते नहीं थे, वो टेररिज्म को प्रॉब्लम भी नहीं मानते थे, लेकिन ये इंसिडेंट होने के बाद उनकी पूरी जो सोच है उसमें इतना असर हुआ कि उन्होंने अपना एक, अभी जो हम सुनते हैं डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ये क्रिएट किया गया उस टाइम इसकी वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से। बच्चों को वो संस्कार देना चाहते हैं या वो माहौल देना चाहते हैं जिनमें हम पले बड़े हैं। आपने इन सब चीजों से कैसे डील किया? और स्कूल में कई बार बच्चे को इस तरह के लॉजिक रखे जाते हैं उसके सामने कि तुम उसकी पूजा क्यों करते हो जिसका हम मांस खाते हैं। यहाँ का प्रेसिडेंट क्यों तक नहीं छोड़ा शूटर ने, तो हम नॉर्मल लोगों की क्या बिसात है वहाँ पे। जी जी नहीं, बच्चे तो समझते नहीं है, किसी से भी समझाने वाले लोग इंडिया में हैं ज्यादा, लेकिन 45 एनर्जीज जो है वो अपना प्ले शुरू कर देती हैं। जब तक छत नहीं डली है कोई इशू नहीं है। नमस्ते, स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में। मैं हूँ शिल्पी, इस पॉडकास्ट की होस्ट एंड क्रिएटर। इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैंने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव से की कि मैं आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकूं। आज का हमारा ये एपिसोड स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूएस से आना चाहते हैं या यहाँ आकर सेटल होना चाहते हैं। They will get to know insights of NRI's life challenges। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये पिछले 25 साल से यूएसए में हैं और इन 25 सालों में इन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इनका नाम फिल्म इंडस्ट्री के एक एक्टर से तो मिलता ही है, लेकिन इनकी ज़िंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीई की डिग्री लेने के बाद इन्होंने यूपीएससी के आईएएस एग्ज़ाम को 2 बार क्वालिफाई किया और जिसकी वजह से ये इंडियन रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 7 साल तक एज अ क्लास 1 ऑफिसर काम किया। उसके कुछ बाद इन्होंने आईटी इंडस्ट्री में ट्रांजिशन किया, कम्प्लीटली वेल सेटल्ड लाइफ से एक अनसर्टेन करियर की तरफ। इनकी ज़िंदगी की रोलर कोस्टर राइड यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 9/11 का टेररिस्ट अटैक जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, उसका असर इन पर, इनके परिवार पर और इनकी सेहत पर भी आया। इमिग्रेशन का प्रोसेस इतना लंबा रहा इनके लिए कि 14 साल लग गए इनको ग्रीन कार्ड लेने में। वो कहते हैं ना, जिंदगी में बदलाव लाने की यात्रा कभी आसान नहीं होती। इसके संघर्ष और सफलताएं हमें मजबूत बनाते हैं। इनकी स्टोरी उन सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखते हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हम अपने आज के गेस्ट का। संजीव, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? प्लेजर टू मीट यू। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अरे मेरी लाइफ की स्टोरी सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने जा रही है और आप बिलीव नहीं करेंगी, मैंने आपकी अब तक जितनी भी पॉडकास्ट हुई है, रिकॉर्ड हुई है, जो मैंने सब सुनी है। थैंक यू। और जो ये काम आप कर रही हैं बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों को इससे इंस्पिरेशन डेफिनेटली मिलने वाली है और जिन लोगों की पॉडकास्ट आपने रिकॉर्ड की है वो भी, उनको भी बहुत मजा आया होगा और उनकी लाइफ रिकॉर्ड हो गई एक तरह से, जब चाहे सुन सकते हैं। मेरे से इंस्पिरेशन मिले ना मिले, आपसे जरूर मिलने वाली है। इसकी एक पॉजिटिव वाइब मुझे अभी से आ रही है। चलिए, मैं किसी भी तरह से काम आ सकूं किसी के भी, बहुत अच्छी मुझे खुशी होगी। कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आके, ये बहुत बताइए। बढ़िया, बहुत सब कुछ बहुत नाइसली अरेंज किया हुआ है आपने और एकदम कंफर्टेबल गेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। आराम से बात कर सकते हैं हम और सबसे बड़ी बात यह है कि बात रिकॉर्ड हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। आपने ये जो सफर शुरू किया है बहुत आगे तक जाएगा ये। थैंक यू संजीव, हमारी जो है बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू। अच्छा संजीव, आपने इंडियन रेलवेज में एज अ क्लास 1 ऑफिसर काम किया है, थोड़ा सा कुछ उसके बारे में बताइए कि क्लास 1 ऑफिसर और या फिर गजेटेड ऑफिसर्स होते क्या हैं, क्योंकि मिलेनियल्स या फिर आज की यंग जनरेशन को एक एग्जैक्टली पता नहीं होता कि ये टर्म्स हैं क्या। बिल्कुल सही बात है। वैसे मैं बता दूं, आज की जनरेशन भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे उतना ही भाग रही है जितना कि 25 साल पहले, जब 30 साल पहले जब हम
कंपटीशन एग्जाम्स में जा रहे थे गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। गैजेटेड ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स होते हैं जिनका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट में आता है। गजट एक तरह का पब्लिकेशन होता है गवर्नमेंट का, और वो एक रिकॉर्ड होता है, नेशन का रिकॉर्ड होता है। वो गजट जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में पब्लिश होता है। आर्टिकल 370 के बारे में भी पब्लिश हुआ, या कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होता है उसके बारे में भी गजट निकालना पड़ता है। कोई भी लॉ जो चेंज करती है पार्लियामेंट, हर लॉ का गजट निकलता है, हर अमेंडमेंट का गजट निकलता है। तो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है वो। तो गजेटेड ऑफिसर्स, अगर आपका नाम उसमें आया तो यू आर ए गजेटेड ऑफिसर, गैजेट में नाम आया। तो आपकी क्या स्पेशल पावर्स होती हैं अलग? स्पेशल पावर्स यही होती हैं, एक तो बहुत ही जो एक लाइटर नोट पे मैं लूं तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट कर सकते हो, जो कि किसी भी नोटरी पब्लिक के जैसा होता है। जी। तो वो आप कर सकते हो। दूसरा, काफी सारे लोगों को आप रेकमेंड कर सकते हो। आपकी रिकमेंडेशन जो होती है वो मानी जाती है गवर्नमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आधार कार्ड बनवाना है तो वो एक गजेटेड ऑफिसर से एक लेटर लिखवा लेगा। गजेटेड ऑफिसर को अपनी स्टैंप मिलती है, इसके साथ वो साइन करके स्टैंप करके लगा देगा, तो वो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल हो जाता है और उसको माना जाएगा, और उसके बेसिस पे किसी भी पर्सन का काम हो सकता है। आपने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है। जी हाँ। तो आपका सिलेक्शन इंडियन रेलवेज में कैसे हुआ? तो हुआ ये, शिल्पी, बड़े मजेदार कहानी है इसकी, कि कैंपस से हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ लोगों का हो गया था, वो प्राइवेट कंपनियां टेल्को और L&T ये सब आके लोगों को पिक करके ले गई और अच्छी सैलरीज थी। अनफॉर्चुनेटली उस समय हमारा कैंपस से कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमने कहा अब क्या किया जाए। तो दो ऑप्शन है, या तो आप MBA करिए कॉलेज के बाद, तो उसके लिए भी आपको MCAT एग्जाम होता था, कैट एग्जाम होता था, नॉट MCAT, तो वो देना पड़ेगा, उसके बाद आप MBA में जाएंगे। या फिर आप किसी जॉब के लिए, सभी कंपनीज और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब जहां भी जॉब के लिए जाना है आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हम इसकी तैयारी करते हैं। और उस समय हमने गोल बनाया, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, इंजीनियरिंग की नहीं। हम IAS या IPS जो सिविल सर्विसेज हैं इंडिया में, उसकी तैयारी करेंगे। तो उसके बाद हमने कहा डेडिकेटेडली हम एग्जाम की तैयारी करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। तो कॉलेज से 1992 में हम निकले हैं अगस्त में। उसके बाद हम एक रूम, मेरा एक फ्रेंड है वो रेलवेज में ही है अभी भी, हम दोनों ने जो है एक रूम रेंट पर लिया और हम लोग तैयारी में लग गए। और हमने 9 महीने मतलब फुल टाइम सिर्फ तैयारी करी, और 9 महीने बाद एग्जाम्स थे, वो हमने लिख दिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, सिविल सर्विसेज के सारे। तो उसमें से हम दोनों का इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो गया, सिविल सर्विसेज में दोनों का ही नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। और उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज के अटेम्प्ट से रेलवेज मिल गई। रेलवेज मिलती उससे पहले मेरा एक और जगह पे कंपनी में, भारत एल्युमिनियम कंपनी, ये आज के छत्तीसगढ़ में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सरकार का एंटरप्राइज है, अंडरटेकिंग है, एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो लोग। तो वहां मैं सेलेक्ट हो गया। तो मेरा पहला जॉब भारत एल्युमिनियम कंपनी में था, मैं वहां गया, 4 महीने रहा। उसके बाद मुझे खबर मिल गई कि UPSC का हो गया है आपका। तो मैं वो छोड़ के 4 महीने बाद वापस आ गया और सिविल सर्विसेज के सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी की मैंने। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट होते होते, ये ईयर चल रहा है 94 के अगस्त में मैंने दोबारा इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम लिख दिया था ऐसे ही। रेलवेज हाथ में है जी, छोड़ के एक कंपनी छोड़ के आ गया हूँ, भारत एल्युमिनियम कंपनी। रेलवेज का जॉब हाथ में है और अगले साल का एग्जाम भी मैंने लिख दिया, पता नहीं किस धुन में, तैयारी तो थी पूरी, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, तो लिख दिया मैंने। 94 का एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया। लेकिन तब तक क्या हुआ, क्योंकि ये प्रोसेस इतना बड़ा है, लगभग 1.5 साल लगता है एग्जाम लिखने से लेके ज्वाइनिंग तक। तो जब मैं रेलवे की ज्वाइनिंग की मैंने 95 की जनवरी में, और सेकंड जो अटेम्प्ट था उसका रिजल्ट जो आया वो तकरीबन मई में आता है। तो मेरे पास काफी समय था। और उधर ये हुआ कि रेलवे ज्वाइन करने के बाद, तो आपका ये सवाल का मैंने आंसर दिया कि कैसे किया। तो एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है और बहुत फोकस्ड टॉपिक्स के ऊपर बहुत फोकस रखना पड़ता है। तो उसकी स्ट्रेटेजी है। ओके, आपने वो स्ट्रेटेजी खुद से ही फॉलो करके या कहीं कोचिंग ली? नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कोचिंग नहीं ली, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए एक सब्जेक्ट होता है, आज भी है, वो जनरल स्टडीज। उसमें आपको सब कुछ जानना होता है भारत के बारे में। वो जनरल स्टडीज जो है ना, उसके लिए अगर आप इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, तो शायद फिर भी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी या ज्योग्राफी पढ़ी होगी। लेकिन अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं
ग्रेजुएशन आपकी वो है, तो आपको जनरल स्टडीज का जी भी नहीं पता होगा, तो आपने तो उसकी उसकी कोचिंग कोचिंग ली लेनी थी। ही पड़ेगी आपको। तो वो कोचिंग ली, और उस कोचिंग ने हेल्प किया हमको। इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में भी जनरल स्टडीज होती है, तो उसमें हेल्प हुआ, दोनों जगह help। दोनों जगह हेल्प की। तो एक तीर से दो निशाने। दो निशाने। पर सिविल सर्विसेज कभी फाइनली हुआ नहीं, और इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, फिर जॉब मिल गया, चल निकली गाड़ी। तो अब ये हुआ कि आगे के जितने भी सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट हमने दिए, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जॉब के साथ साथ दिए, जो कि हमेशा आपका एफर्ट कम पड़ जाता है, बिकॉज लोग फुल टाइम पूरा साल बैठ के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनसे आपका कंपटीशन है, कैसे आप बीट कर पाएंगे उनको, जी। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ें समझ में आने में देर लगी, तब तक समय निकल गया, और फिर जो है रेलवेज का जॉब हमने कंटिन्यू आपको कर लिया। मिल गई रेलवेज की जॉब। कंटिन्यू कितने कर लिया। साल हो गए रेलवेज छोड़े हुए, अगर हम थोड़ा कैलकुलेट करें तो? रेलवेज मैंने 96 में छोड़ी, 96 में। जून 96। तो आपको हो गया 28 साल छोड़े हुए, हाँ। है ना? अगर थोड़ा सा रील पीछे लेके जाएं, तो 28 साल पहले आपने जैसे छोड़ा, आज अगर आप रेलवे में होते, यानी पूरे 28 साल की आपकी करियर रेलवे के साथ होता, तो आप किस पोजीशन पे होते? आज ये भी मैं आपकी जानकारी बढ़ा दूं, मैं निकल छोड़ दी मैंने रेलवे, लेकिन जी, मान लिया आपने नहीं छोड़ी होती, हाँ, नहीं छोड़ी आप होती, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में नहीं आए होते। मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मेरे साथ के जो लोग हैं, मैं आज भी उनसे टच में हूँ। रेलवे का मेरे बैच के जो लोग हैं, उन्होंने जब से व्हाट्सएप आया, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। उससे पहले हम एक याहू ग्रुप पे होते थे, तो मैं कंटिन्यूस टच में हूँ। और मेरे बैच के आज के सारे लोग जो हैं, या तो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, या वो डीआरएम है, डिविजनल रेलवे मैनेजर, जो कि मतलब राजा होता है एक डिवीजन का। रेलवे में जो हायरार्की है, वो डिवीजन उसमें सबसे छोटी यूनिट थोड़ा होती है। कुछ बताएंगे कि उनके क्या क्या उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं? डिवीजन रेलवे मैनेजर वो उस पूरी डिवीजन का राजा होता है। बड़ा बंगला होता ही है, मैं नहीं समझता 7, 8, 10 से कम नौकर होंगे। और जो 4th क्लास एम्प्लॉयज होते हैं रेलवेज के, वो जनरली उनके घर पे ही काम कर रहे होते हैं। गाड़ी और ये सब की कोई समस्या नहीं होती, और कोई समस्या नहीं होती। और कई केसेस में तो उनको अपने कोच भी मिलता है अपना, यानी सिर्फ 2। अच्छा, वो जो मैंने सुना है कि अलग से इनके लिए ट्रेन्स चलती हैं, उनके ईयरली जो इंस्पेक्शंस होते हैं, या उनकी जो अपनी पर्सनल कुछ और ड्यूटीज होती हैं, वो सब के लिए उनकी अलग ट्रेन्स चलती हैं। वगैरह पे जाते हैं, तो हमने बहुत देखे हैं, ये पिक्चर्स में बड़ी देखी है ये चीजें। बिल्कुल, वो ट्रेन जो चलती है, वो एक डब्बे की ट्रेन होती है बस। अच्छा। उन्हीं का डब्बा लगा होता है, एक कोच होता है जो उनका कोच होता है, और उसके आगे एक लोकोमोटिव होता है, बस वो 2 ही कहीं भी जाते हैं, और उनको टॉप प्रायोरिटी पे उनका मूवमेंट होता है। तो बहुत अमेजिंग चीजें हैं रेलवेज के बारे में, जो मुझे रेलवेज में जाके पता चली। बट एज ए करियर मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ कंटिन्यू करना नहीं चाहता। और वो पीरियड था जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुके थे, 7-8 साल हो चुके थे। 92 में जी, 92 में मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में, उन्होंने कर दिए थे। तो उसके रिजल्ट जो है 97, 98 तक आने शुरू हो गए थे। हमको दिख रहा था कि बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है दुनिया में, प्राइवेट सेक्टर बहुत बूम कर रहा था उस समय। तो ऐसे में मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही टिके रहना और एक्सप्लोर नहीं करना अपॉर्चुनिटीज को, पर्सनली मुझे वो जचा नहीं, तो मैं वहां से निकला। मैंने कहा पहले यहाँ से निकले, बिकॉज वो ट्रांसफरेबल भी थी। रेलवेज की जॉब बहुत जगह आपको घुमाती है, तो आप कुछ प्लान नहीं कर पाते प्रॉपरली। तो मैं फिर ऐसी जॉब मुझे मिल गई दूसरी, जो मुझे दिल्ली में ही रख रही थी, और मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया अपॉर्चुनिटीज। आप जब रेलवे में थे, तब मैंने आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, आपके बारे में रिसर्च किया, तो मुझे पता चला आप रेडियो में भी काम करते थे। तो ये कैसे हुआ? तो ये पूरी इंटर रिलेटेड है स्टोरी। तो जब वापस आ गए हम दिल्ली में, सेकेंड जॉब में मैं आ गया, गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ पावर वाले जॉब में। वहां रह के साथ में मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा था। अगले जो 4 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, तो मैं अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा था। तो पढ़ाई अक्सर रात में ही होती थी, और रात में कई बार रेडियो भी सुनते थे हम। तो रात में क्या होता है कि इंडिया में पूरी 11 बजे के बाद रात में जो है एक ही चैनल चलता है पूरे कंट्री में, नेशनल चैनल बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। तो उसमें जनरली अनाउंसर्स जो होते हैं वो आराम से मिलते नहीं है, रात की ड्यूटी कौन करेगा। तो उन्होंने ऐसे ही अनाउंसमेंट किया कि वो ढूंढ रहे हैं ऐसे अनाउंसर्स के लिए लोगों को, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आइए। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं हिंदी तो जानता ही हूँ, आवाज़ भी ठीक ठाक है, तब तक कुछ ऐसा नहीं था, और मैंने जाके अप्लाई किया और सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। तो अनाउंसर के साथ साथ आपका दिमाग कभी वहां नहीं गया कि मैं मीडिया में भी चला जाऊं? मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ मीडिया, बट न्यूज चैनल्स। तो ये प्री 2000 की बात है। तो इंडिया में प्राइवेट न्यूज चैनल नहीं होते थे, सिर्फ दूरदर्शन था जी। तो मेरे साथ जो एक अनाउंसर थे, सईद अंसारी उनका नाम है, वो आज तक पे हैं।
वो उनका सिलेक्शन दूरदर्शन पे हो गया था उस जमाने में, तो मोटिवेशन तो था कि हाँ हो सकता है, तो अप्लाई किया। तो आकाशवाणी के रेडियो पे, दूरदर्शन पे नहीं, आकाशवाणी दोनों को कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ जी जी ब्रॉडकास्ट जो जी है, जी। तो रेडियो पे मेरा जो है एज ए न्यूज रीडर हो गया 4 घंटे की। ठीक है, तो पहले आप अनाउंसर थे, फिर आप न्यूज रीडर। न्यूज रीडिंग के एग्जाम होता है, अनाउंसर में तो सिर्फ ऑडिशन टेस्ट था। न्यूज इसका रीडिंग में एग्जाम। आपका, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, जितनी भी न्यूज स्टोरीज हैं वो सिर्फ इंग्लिश में आती हैं। अगर आपको वर्नेकुलर में उसको डालना है, किसी भी लोकल लैंग्वेज में आपको करना है, तो ट्रांसलेशन होता है उसका। तो हमारा वो हिंदी में ट्रांसलेशन करने का काम था। 4 घंटे का एग्जाम था, न्यूज स्टोरीज आपको दी गई, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। करने के बाद फिर आपका ऑडिशन, आपको वो पढ़ना भी है सही बराबर, क्योंकि वो जो जो डेजिग्नेशन है वो यही है, ट्रांसलेटर कम न्यूज रीडर, तो दोनों काम आपसे करवा रहे थे। तो वो हुआ। उसके बाद मैंने लगभग 2 साल यूएस आने से ठीक पहले तक मैं वो कर रहा था। अच्छा, इंडियन रेलवेज की इतनी प्रेस्टिजियस जॉब छोड़ना और एकदम कंप्लीटली डिफरेंट करियर चूज करना, आईटी इंडस्ट्री आपने ज्वाइन की, डर नहीं लगा? सरकारी नौकरी छोड़ के एक अनसर्टेन करियर, क्योंकि उस समय आईटी का बूम उतना नहीं था, 2000 के बाद ज्यादा शुरू हुआ। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। जब मैं रेलवे छोड़ रहा था तब मैं गवर्नमेंट जॉब में ही आ रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, तो वो सेफ्टी नेट वहां पे बरकरार था, घर वालों को भी इतनी चिंता नहीं थी। ठीक है, सरकार में तो है ही, और इनफैक्ट रेलवे की सर्विस काउंट भी हो रही थी यहाँ पर पूरी। लेकिन जब मैंने वो मूव किया जो रेलवे से आईटी में था, एक वेल सेटल्ड लाइफ से कंप्लीटली अनसर्टेन करियर की तरफ, पहले तो उसकी ट्रेनिंग करने जाना। जिस जमाने में आपको 13-14 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, उस जमाने में 1 लाख रुपए की फीस जुटाना किसी कोर्स को करने के लिए, जिसका इंडिया में कोई जानता नहीं, किसी को पता नहीं ये कोर्स है क्या। एसएपी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग मैंने की हैदराबाद जाके। तो गवर्नमेंट जॉब में थे। ये काम आपने छोड़ के की जॉब, या नहीं, फिर जॉब में थे, छुट्टियां लेके अनपेड लीव लेके, और हैदराबाद रहे हम 3 महीने, मैं और वही मेरे मित्र जो पेंसिल्वेनिया रहते हैं अभी, हम दोनों वहां थे और हमने वो ट्रेनिंग की। और उसके बाद वापस आके, क्योंकि जॉब मिली नहीं उस ट्रेनिंग के बेसिस पे, वापस गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की और 1 साल कंटिन्यू किया उसको। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? फाइनेंशियली सपोर्ट किया, बट क्योंकि तब तक कुछ हुआ नहीं है तो उनको इतनी चिंता नहीं है, वापस गवर्नमेंट जॉब में आ गया है, ठीक है अभी चल रहा है। लेकिन जब ये डिसीजन हो गया कि अब ये यूएस जा रहा है, तब उनको चिंता हुई। यूएस जाने से पहले उनको इतनी चिंता नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मेरा चल रहा था। जब वो डिसीजन हो गया कि अब ये यूएस जा रहा है, बैग्स जो है पैक हो गए, तब उनको लग गया अब ये गवर्नमेंट जॉब छूट गया। शादी हो चुकी थी? शादी मेरी हो चुकी थी, लगभग 1.5 साल हो चुका था शादी हुए उस समय तक। और तब मेरे फादर काफी मतलब विचलित हो गए, काफी मुझसे नाराज भी रहे बहुत समय तक। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों कर रहा है ये। और मेरे सारे रिलेटिव्स जो हैं, चाचा ताऊ, सब गवर्नमेंट जॉब में ही काम करते थे, तो उनको पता है कि कितनी कंफर्टेबल लाइफ है, इंश्योर्ड लाइफ है। और उस समय गवर्नमेंट जॉब पेंशनेबल हुआ करता था। तो ये सब छोड़ के क्यों कहीं पे भी जाना है जहाँ पे कुछ पता ही नहीं है। और उनको ये समझ में नहीं आता था आईटी का जॉब होता क्या है। हाँ, उस समय तो किसी को नहीं पता था इंडिया में। 2000 के बाद थोड़ा लोगों ने जानना शुरू किया। इनफैक्ट मेरे यूएस आने के बाद और वापस जब मैं गया इंडिया, तब भी उनको समझ नहीं आता था कि ये करते क्या है आईटी के लोग जॉब, क्योंकि फिजिकली कुछ दिखता नहीं है क्या होता है, सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं। यूएस में कब और कहाँ? यूएस में मैं आया जुलाई 2000 में, वॉशिंगटन डीसी। हाँ, तो मेरी जो कंपनी थी जिसने मेरा H1 प्रोसेस किया, H1B वीजा, वो वॉशिंगटन डीसी वर्जीनिया का एक सिटी है, शेंटिली नाम है उस सिटी, शेंटिली में थे वो। वॉशिंगटन डीसी पे आया मैं, और हुआ क्या वहां पे भी वहां की भी एक स्टोरी है। आप कहेंगे हर बात में ये स्टोरी निकालते हैं। वहां की स्टोरी है कि मेरा वीजा स्टैंप होने के और मेरे ट्रैवल के बीच में बहुत बड़ा गैप था, लगभग 1.5 साल का। और मेरे पास करंट कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। टिकट मेरी कंपनी ने कराई हुई थी, लेकिन मेरे पास कोई करंट डॉक्यूमेंट नहीं था। तो मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा, पहला क्वेश्चन जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसने मुझसे यही पूछा कि आपका कोई करंट कम्युनिकेशन हुआ है कंपनी के साथ। मैंने कहा नहीं। तो उसने मुझे कहा साइड में आ जाओ, फिर वो मुझे दूसरे रूम में ले गए। और उधर कंपनी ने क्या अरेंजमेंट किया हुआ था, उन्होंने एक पर्सन को बोला हुआ था मुझे पिक करने के लिए। शी वॉज ए लेडी, ईरानियन लेडी, वो कंपनी की। दैट डे शी फेल सिक। ओके। उसकी जगह 2 और
एम्प्लॉयज को असाइन यहाँ किया से कि जिंदगी के pick करने के लिए। सरप्राइजेस शुरू हुए और आपके लिए। वहाँ मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वहाँ एयरपोर्ट पे बैठा दिया उन्होंने, और उस ऑफिसर ने कंपनी में कॉल किया, तो कंपनी में जिसने उठाया फोन उसने कह दिया वी डू नॉट नो दैट समबडी विद दिस नेम एंड डिटेल्स आर कमिंग। तो फंस गए हम वहां पर। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे दिमाग में ये बात आई कि इस पर्सन का नंबर मेरे को उन्होंने दिया था जो मुझे पिक करने आने वाली थी। मैंने वो उसको दिया ऑफिसर को, मैंने कहा ये पर्सन आने वाले थे, चेक करो ये आए हैं क्या। तो उसने वो अनाउंसमेंट किया एयरपोर्ट में, और वो सुन के वो जो 2 दूसरे एम्प्लॉयज थे मुझे पिक करने आए थे वो आ गए। और वो आने के बाद उस वीजा ऑफिसर का पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया। वो आने के बाद वो वीजा ऑफिसर, उसने मुझे वेलकम किया, कहाँ वो मेरे को ग्रिल कर रहा था उस समय, और बाद में उसने मुझे वेलकम किया, वेलकम टू यूएस ये वो, और मैं आया था उस समय। 3 वीक के करीब मैं बेंच पे था। आईटी में एक टर्म होता है बेंच, जब वो क्या चीज है? आप एम्प्लॉयड तो हैं एक कंपनी के साथ, लेकिन बिलेबल काम नहीं कर रहे आप। ओके, क्योंकि ये कंपनी रख भी रही है आपको, लेकिन कंपनी का अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं है। कंपनी आपको किसी और प्रोजेक्ट, किसी और कंपनी के प्रोजेक्ट पे भेजती है। तो जब तक आप किसी प्रोजेक्ट पे असाइन नहीं है तब तक आप बेंच पे बैठे हुए हैं। जैसे कि होता है ना स्पोर्ट्स में, टीम में आप बेंच पे बैठे होते हैं, जब आपका नंबर बुलाया जाता है आपको तब आप खेलने जाते हैं, वैसे तो वो पीरियड कैसा फिर पे करती है कंपनी? पे करती है, लेकिन जॉब अनसर्टेन रहती है? नहीं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, बट आप अपनी लर्निंग करते हैं उस पीरियड में आप बेसिकली। तो अभी आप नए नए यूएस से आए, लंबे टाइम के लिए कोई बेंच पे है? हाँ, वो तब खतरा हो जाता है। हाँ। कितना कुछ पीरियड होता है, कोई 6 महीने? डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनीज। मैंने सुना है ऐसा कि इन्फोसिस वगैरह है शायद 1 महीना या 2 महीना देती हैं तक। 2 महीने तक अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे नहीं है तो भी वो पे करती रहती हैं, बट उसके बाद फिर आपको वो इंडिया जाने को बोल देती हैं। तो आप जानते हैं किसी कुछ लोगों को कोई ऐसे बेंच पे थे और चले गए? हाँ, बहुत ऐसा होता है। इट इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, क्योंकि कॉस्ट सेविंग होती है कंपनी के लिए। आपको यहाँ रखेगी, और क्योंकि अगर आप यहाँ हैं तो आपको पे करेगी वो उस H1B वीजा के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको पेमेंट करेगी, जबकि आप बिलेबल नहीं है। तो उस केस में वो क्या कंपनी क्या करती है, आपको इंडिया वापस भेज देती है। वो स्टिल आपके लिए काम ढूंढती रहेगी यहाँ पे, क्योंकि वीजा वगैरह सब लगा हुआ है आपको। उन्हें उस कितना टाइम का उनकी ड्यूरेशन क्या होती है कि कितने टाइम के आपको नोटिस दिया है कि आप इतने दिन है आपके पास अपना सामान पैक करने के लिए? 1 महीना। 1 महीना। पर जनरली मिल जाता है काम यहाँ पे, ऐसा नहीं है। आपका देखो काम करने वालों की हमेशा मैंने भी सुना है लोग जनरली चले जाते हैं, कुछ ऐसा होता है तो वो कंपनी कहती है उनको, खुद लोग कोई नहीं जाना चाहते। तो ऐसे में अपना सारा सामान पैक करना, बच्चों को लेके जाना, हाँ करना पड़ता है। बट जनरली सीनियर लेवल पे नहीं होता, मोस्टली ये जूनियर लेवल पे होता है। सीनियर लेवल पे आते आते आप सेट हो जाते हो कंपनी में। आप किसी ना किसी परमानेंट, मतलब क्लाइंट को भी तो रिक्वायरमेंट है ना ऐसे लोगों की जो काम करते हैं। तो और क्लाइंट के, एज लॉन्ग एज क्लाइंट इज डूइंग बिजनेस देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क। तो ऐसा नहीं है। ये H1B वीजा क्या चीज है? H1B वीजा स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वीजा है, एक तरह का वर्क वीजा है जिसमें स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन एक चीज जोड़ी है इन्होंने, कांग्रेस ने, यहाँ की जो लॉ है उसके हिसाब से। तो उसमें वो कहते हैं कि इन पर्सन्स के पास जो H1B वीजा लगा के यूएसए में आएंगे, इनके पास स्पेशल स्किल्स हैं जो कि यहाँ की कंपनी को, यहाँ की कंपनीज को, जो यूएस एम्प्लॉयर्स हैं उनको चाहिए। वो स्किल यहाँ लोकली अवेलेबल नहीं है। और कंपनी का बिजनेस सफर ना करे इसलिए उनको अलॉटमेंट करते हैं वो H1B वीजा के बेसिस पे बाहर से स्किल पीपल को बुला सकते हैं। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन है वो, बट ये ध्यान रखना है जिसमें 4 साल की डिग्री होना बहुत जरूरी है, उसके बिना H1B वीजा नहीं मिलता। तो जो H1B पर आए कोई, उनकी फैमिली को कौन सा वीजा मिलता है? उनकी फैमिली को डिपेंडेंट वीजा होता है H1 के साथ ही, H4 तो क्या H4 पे काम कर सकते हैं? H4 पे पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन 2015 से ओबामा जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने वो एक रूल लगाया था, एक रूल दे दिया, रिलैक्सेशन दे दिया कि जो H4 वीजा पे है उनको EAD दे दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। EAD एक डॉक्यूमेंट H4 वीजा पे डिपेंडेंट को मिल जाए तो वो अब काम कर सकते हैं, बट उस जमाने में नहीं कर सकते थे। तो जैसे मेरी वाइफ है वो नहीं कर पाई काम कितने साल, हम 2005 से आए हुए 2015 तक 10 साल शी वाज जस्ट एट होम, जब तक EAD का प्रोविजन नहीं आया। ओबामा जब आए थे तब उन्होंने चेंज किया। तो बात हो रही थी H1B वीजा की, तो वो, और जैसे जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट्स आते रहे,
और वो अपनी रूल्स चेंज करते हैं। उसकी वजह से ये H1B का जो प्रोसेस है कभी कभी बहुत लीनियंट हो जाता है, कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब सरकार वही रहता है। बदलती हाँ, है सरकार तो बदलती है थोड़ा तो चेंज होता है। हाँ, जैसे मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा उस बारे में कि मेरा 2 बार जो है, जब हम इंडिया गए H1B वीजा एक बार में 3 साल के लिए मिलता है। उसकी जो पिटीशन होती है, तो वीजा 3 साल बाद आपको फिर से रीस्टैम्प कराना होता है ट्रैवल करने के लिए। तो रीस्टैम्प कराने के लिए आपको कॉन्सुलेट जाना पड़ता है। तो हम यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली गए, वहां पर जनरली 1 से 2 वीक का प्रोसेस होना चाहिए था, वहां हमें 5-6 वीक उन्होंने लगा दिया। डिले हुआ हमारा प्रोसेस फॉर नो रीजन। तो 2 बार हुआ ऐसा। तो उस वजह से आपके ट्रैवल प्लान्स होते हैं, टिकट्स होती हैं, वो सब चेंज करानी पड़ती हैं और लास्ट मोमेंट पे कंपनी पे करती है क्या आपके टिकट्स नहीं, वगैरह जो मेरे चेंज केस होता में है? नहीं था, बट दूसरे केसेस में करती है। डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉयर किस कौन है, कंपनी से है आप। एम्प्लॉयर कौन। दूसरा प्रोजेक्ट मिला, उसके साथ मुझे एम्प्लॉयर भी चेंज करना पड़ा। तो तब हम जो है न्यू जर्सी पहुंच गए, और ये फरवरी 2001 की बात है। फरवरी 2001 में हम लोग न्यू जर्सी आ गए। जर्सी सिटी हम रहते थे बिल्कुल हडसन रिवर के साथ, और मैनहट्टन जो है बिल्कुल दिखता था हमारे बेडरूम की विंडो से। आपका ऑफिस किधर था? हमारा ऑफिस वॉल स्ट्रीट, जो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बिल्कुल साथ, उसके अक्रॉस एक स्ट्रीट है, वॉल स्ट्रीट के अक्रॉस एक्सचेंज प्लेस। ये कौन से साल की बात है? 2001 फरवरी 2001। तो जब 9/11 हुआ था तो आप क्या थे वहाँ? हाँ, मैं वहीं था। आप वहीं थे? मैं वहीं था। इनफैक्ट डिड यू एक्सपीरियंस? हाँ, उस बिल्डिंग के नीचे मैं वहां था। होता क्या है कि ये जो ट्विन टावर्स थे, ये टावर तो थे ही, साथ में इनमें 2 फ्लोर पे तो नीचे मॉल थी, उसके बाद 2.5 फ्लोर पे स्टेशन थे ट्रेन के। जो न्यू जर्सी की साइड से ट्रेन आती थी, पैथ ट्रेन बोलते हैं उनको, वो ट्रेन का स्टेशन वहां था। तो मैं घर से अपने वॉक करता था न्यू जर्सी में, जर्नल स्क्वायर नाम का स्टेशन है वहां तक। वहां से ट्रेन लेके, वो हडसन रिवर के अंदर ट्यूब्स बनी हुई है कंक्रीट की, उसके अंदर चल के वो ट्रेन आती थी। और पहला स्टेशन जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ही होता था। ट्विन टावर्स जो है उनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बोलते थे उस वक्त। तो वहां उतरे हैं, और फिर वहां से मेरी 8 मिनट की वॉक थी न्यूयॉर्क सिटी में जो है। तो मैं लगभग ये इंसिडेंट होने से 6-7 महीने पहले तक मैं जो है लगातार यही फॉलो कर रहा था। एवरी डे आना जाना रहता था। उस रात भी मैं वेट कर रहा था। 10 सितंबर की रात 8:30 बजे तक मैं वहां स्टेशन में था, और मुझे पता नहीं था कि आज जब मैं यहाँ से जाऊंगा वापस तो दोबारा मैं कभी नहीं आ पाऊंगा इस स्टेशन में, ये रहेगा ही नहीं। हाँ, तो मैं 10 सितंबर की रात जो है 8:30 बजे तक, यानी तकरीबन 12-12.5 घंटे पहले इस इंसिडेंट से मैं वहीं था। ट्रेन मैंने पकड़ी है, और उसके बाद मैं घर आया, और घर पे आके नॉर्मल लाइफ, घर में रिलेटिव्स थे, उनके साथ बातचीत, ये वो, खाना और पीना, और सो गए हम उसके बाद। और जब सुबह उठता हूँ तो मैं किसी फ्रेंड को फ़ोन मिला रहा हूँ तो नेटवर्क बिजी आ रहा है। तो नेटवर्क बिजी कभी आता नहीं था, हालांकि सेलफोन यूएस में नए थे, बट नेटवर्क बिजी मैंने कभी देखा नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने छोड़ा, मैंने तैयार हुआ वर्क के लिए और निकल आया। और मैं जब स्ट्रीट पे पहुंचा नीचे, तो देखा वहां भीड़ लगी हुई है। मेरे लैंडलॉर्ड जो हैं, जिनके घर में हम रहते थे, वो लोग भी खड़े हैं। वो कह रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा वर्क पे जा रहा हूँ। बोले कैसे जाएंगे? वो देखो। और जब उन्होंने इशारा किया, मैंने देखा उस तरफ, तो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की डायरेक्शन थी, और वहां इतना धुआं निकल रहा था। मैं वापस अपने ऊपर घर पे आया, रूम की विंडो से मैंने देखा बिल्डिंग्स के बीच में से धुआं निकल रहा है। मैंने कहा ये क्या हुआ? तब नीचे वापस आया तो उन्होंने बताया कि टेररिस्ट अटैक हो गया है, और सब ट्रेन और सब कुछ बंद हो गया है, आप जा नहीं सकते। और उनके 2 बच्चे न्यूयॉर्क सिटी जाते थे काम करने, वो जा चुके थे, तो अब उनको वापस कैसे आना है वो देखना था। तो बहुत ही भयावह जिसे कहा जाए ये इंसिडेंट था। और हमारे रिलेटिव आए थे न्यूयॉर्क सिटी घूमने, कहीं नहीं घूम पाए। अगले 10 दिन सब कुछ बंद था, मॉल, और कहीं नहीं जा सकते थे, घर में ही थे, लॉक्ड। और उस चक्कर में ये हुआ कि फिर न्यूयॉर्क सिटी का वो पूरा एरिया, मैं 1 हफ्ते बाद मुझे मौका मिला जाने का। हालांकि पाथ ट्रेन जिससे मैं जाता था जनरली, वो बंद हो गई थी, बिकॉज वो ट्रेन स्टेशन जहां पे जाके रुकती थी वो खत्म हो गई थी बिल्डिंग। पर मैं दूसरी ट्रेन पकड़ के किसी तरह मैं पहुंचा वहां पे अपने ऑफिस। तो जो दूसरी ट्रेन की टनल्स थी, हालांकि दूर थी, लेकिन उनमें भी धूल और जो स्मेल थी बिल्कुल ऐसी कि जैसी श्मशान में होती है ह्यूमन बॉडीज के बर्न होने की, वैसी स्मेल थी। और मेरा गला ऐसा खराब हुआ उस टाइम। फर्स्ट टाइम मैं यूएस में बीमार हुआ, फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक उस टाइम खाई मैंने, इतना जबरदस्त। आप उधर अंदर गए थे देखने? हाँ, उस समय तो नहीं जा सकते थे, सब बंद था, लेकिन बाद में हम गए देखने। मतलब तब
तक भी ऐसी हालत थी? तब तक भी ऐसी हालत थी। और कितने टाइम बाद गए थे? एक हफ्ते बाद आप तो गए? मतलब 16-17 सितंबर को मैं गया हूँ। 17 को जब गए तब भी ऐसा धूल और ऐसी ये सब हालत थी टनल के अंदर जो ट्रेन की टनल्स हैं उसमें ऐसा ही था। शायद ये काम 15-15 मिनट के अंतराल में हुआ था ना। पहले एक टावर पे टेररिस्ट अटैक हुआ, फिर सेकंड टावर पे अटैक हुआ। नहीं, 15 मिनट से ज्यादा था। 15 मिनट से ज्यादा था। मुझे लगता है लगभग 45 मिनट का गैप था दोनों के बीच में। तो एक 8:48 पे हुआ है AM पे, और एक शायद 9:30 या 9:40 के अराउंड हुआ है। 30-40 मिनट का गैप था दोनों के बीच में, पर दोनों टावर गिर गए बाद में। दोनों टावर गिर गए। तो उसकी वजह से ये हुआ, पूरी इकोनॉमी उस एरिया की जो है अफेक्ट हो गई। मेरा प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। मेरी कंपनी वहां से शिफ्ट करके न्यू जर्सी में ही आ गई, तो न्यूयॉर्क सिटी जाने का कोई पॉइंट ही नहीं था। और मुझे काम उस समय प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा था, काफी परेशानी हुई। और इधर हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, तो इंडिया से घर से काफी प्रेशर आने लगा कि ऐसे हालत में घर आ जाओ आप। तो 1-2 महीने मंथन चलता रहा। उसके बाद हम दिसंबर 2001 में वापस यहाँ से समेट के सब कुछ। 9/11 का असर आपकी लाइफ पे पर्सनली भी पड़ा, आपकी सेहत पे पड़ा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ा। और प्रोफेशनली आपकी लाइफ पे ज्यादा इम्पैक्ट किया, क्योंकि आपको सब क्लोज करके सारा रैप अप किया और आपको वापस जाना पड़ा, इंडिया जाना पड़ा। और इंडिया जाके भी एकदम से काम नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं वापस आने के लिए सोच रहा था। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन साथ साथ मैं तैयारी कर रहा था कि इंडिया में मेरा जॉब हो जाए या बाहर किसी कंट्री में जॉब हो जाए, क्योंकि अब आपके पास US एक्सपीरियंस है। लेकिन वो हो नहीं पाया, तो फिर मैंने इंडिया में ही जॉब किया। और वो जो पीरियड है दिसंबर 2001 से जून 2005 तक मैं इंडिया में ही IT कंपनीज में काम कर रहा था। मैं IBM के साथ था। मैं आपने इतना क्लोजली ये इंसिडेंट देखा है, क्या असर आया इस इंसिडेंट का USA पे और बाकी दुनिया पे? 9/11 अभी तक का सबसे बड़ा मेरे हिसाब से हिस्टोरिकल टेररिस्ट अटैक हुआ है। बिल्कुल सही है। ये काफी नजरिया जो है पूरी दुनिया का बदल गया है इसमें, कि टेररिस्ट अटैक्स जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज तक ही सीमित नहीं है। उस समय USA को पहली बार एहसास हुआ या अंदाजा हुआ कि उनकी धरती पे भी टेररिज्म आ सकता है। उससे पहले उन्होंने वो मानते नहीं थे, वो टेररिज्म को प्रॉब्लम भी नहीं मानते थे। लेकिन ये इंसिडेंट होने के बाद उनकी पूरी जो सोच है उसमें इतना असर हुआ कि उन्होंने अपना एक, अभी जो हम सुनते हैं डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ये क्रिएट किया गया उस टाइम। इसकी वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से कई बदलाव हुए हैं यहाँ पे। और ट्रैवल जो है उसमें काफी रेस्ट्रिक्शंस लाई गई। पहले आप पानी की बोतल और ये सब आराम से लेकर ट्रैवल कर सकते थे, उसके बाद सब रोक दिया गया। दूसरा, आपको पता हो H1B वीजा पहले USA में ही स्टैंप हो जाता था। आपको जरूरत नहीं होती थी कि आप अपने कंट्री में जाएं या US के बाहर जाएं, स्टैंप कराएं और फिर वापस आएं। अगर एक्सपायर हो गया आपका वीजा तो यहीं पर हो जाता था। आप पासपोर्ट वाशिंगटन DC में उन्होंने ऑफिस खोला हुआ था, वहां पर आप भेज दीजिए। तो ये सब दिक्कतें भी इसके बाद आई हैं। ये सब बंद हो गया उसके बाद, इसी वजह से। ये हम लोगों के लिए तो दिक्कतें ही हैं, जो H1 पे हैं, उनके लिए दिक्कतें बढ़ गई। और उसके बाद हर तरह की जो एक लीनियंसी थी वो खत्म हो गई। ट्रैवल में हर चीज स्ट्रिक्ट हो गई। और इनफैक्ट जो टिकट का प्राइस होता है उसमें भी एक कंपोनेंट जो एंटी टेररिज्म को बेसिकली टेररिज्म को टैकल करने के लिए एक एंटी टेररिज्म फीस उन्होंने कुछ बढ़ा दी, तो वो भी लग गई। तो काफी कुछ चेंज आया इनकी इसमें सोच में, US की सोच में, वेस्टर्न कंट्रीज की सोच में। पहले ये मानते नहीं थे, फिर इनको पता चला। और उसके बाद तो US में कई इंसिडेंट्स हो गए हैं जिसमें टेररिज्म इन्वॉल्व है। आप परमानेंटली कब सेटल हुए फिर US में? तो जो सेकंड मेरा स्टेंट था 2005 में, जब मैं आया जून में, वहां से तब फिर लगातार अब तक यहीं बने हुए हैं। तो उसको कह सकते हैं परमानेंटली। सेटलमेंट तो यहाँ पे कोई चीज है नहीं आपको पता ही है, पर ठीक है, उस डेफिनेशन में डाला जा सकता है उसे। अच्छा, इमिग्रेशन की वजह से ना बहुत से चैलेंजेस आते हैं, आपकी जिंदगी में भी आए? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि एक तो आप वीजा पे जब रहते हैं, बहुत ही फ्रेजाइल है वो वीजा जो है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो काफी डिपेंड करता है यहाँ पे गवर्नमेंट में कौन है और वो कितना सपोर्ट करते हैं H1B वीजा प्रोग्राम को। तो अगर सपोर्टिव नहीं है तो बहुत टाइट हो जाता है सब, स्क्रूटनी बहुत
सख्ती से होती है, वीज़ा आसानी से नहीं मिलता आपको, और हर चीज़ आपको प्लान करनी पड़ती है। मैं सही बताऊं आपको, पर्सनल लाइफ जो है ना आपकी चेंज हो जाती काफ़ी अफेक्टेड रहती है। जैसे कि हम इतने इतने सारे जो इवेंट्स हैं इंडिया में होते हैं रिलेटिव्स के बीच में, और हम कुछ भी अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या तो कभी वीज़ा नहीं होता है, या वीज़ा होता है तो आपका प्रोजेक्ट से छुट्टी नहीं मिलती है, या फिर आप वेट कर रहे होते, वीज़ा होता ही नहीं है, आपने डाली हुई है रिन्यूअल के लिए, आप पिटीशन का वेट कर रहे हो आप। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, आपकी लाइफ उतनी स्मूथ नहीं रह जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें प्लान। और अब तो मैं सुन रहा हूँ कि जो डेट लेने में भी काफ़ी टाइम का डिले था कॉन्सुलेट पे। किस स्टेट की बात कर रहे हैं आप? नहीं, कॉन्सुलेट में, यूएस में, यूएस कॉन्सुलेट इंडिया में जैसे है, आपको वीज़ा स्टैम्प कराना है तो उसकी उसके लिए भी डेट लेनी पड़ती है, वहाँ पे इंटरव्यू होता है आपका। ओके, तो ये डेट हर साल जब भी आपको रिन्यू कराना है हर 3 साल में, क्योंकि आप बता रहे थे कि 3 साल का मिलता है, तो एवरी 3 ईयर आपको इस प्रोसेस से निकलना पड़ता है। सो डू दे चार्ज? हाँ, वो तो फीस है, हर बार की फीस है, जब भी आप वीज़ा स्टैंपिंग कराएंगे वीज़ा की फीस लगती है। तो ये चैलेंजेस रहते हैं, मेनली तो आपके ऊपर यही चैलेंज रहता है कि आप वापस आ पाएंगे कि नहीं। इस तरह का भी सिनेरियो हमने फेस किया कि बहुत सारे लोग इस तरह फंस गए, जो गए थे वेकेशन पे पर उनको वीज़ा मिला ही नहीं, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, और यहाँ पर सब घर लिया हुआ था, गाड़ियाँ खड़ी थी, वो खड़ी रह गई, वो बड़ी मुश्किल से मैनेज हुआ। तो वो चैलेंजेस होती हैं। मेरे केस में बस इतना ही हुआ कि हमारा 2 बार वीज़ा डिले हुआ, बस इससे ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, वीज़ा की अनसर्टेनिटी की वजह से, या वीज़ा की टाइमिंग की वजह से कि वो रिन्यूअल में था या हमारे पास स्टैम्प नहीं था, हम जा नहीं पाए इंडिया बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करने, जो रह गए लाइफ में। कजन्स हैं जिनकी शादियां हुई, मैं किसी की भी शादी अटेंड नहीं कर पाया, तो वो एक मलाल रहता है। हमेशा एक डिलेमा में रहते हैं कुछ लोग कि यूएस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आजकल ना पेरेंट्स कोशिश में लगे कि उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ाई कर लें। आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये बड़ा ही सब्जेक्टिव है, ये जो डिलेमा का जो टॉपिक है, बड़ा ही सब्जेक्टिव है। पर्सनली आप जो है, आपको लगता है आपको आना है बाहर तो आप आ सकते हैं, लेकिन जब आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, मतलब फैक्ट्स के ऊपर आप बेस करके देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जो कॉस्ट है चीज़ों के छूटने की, वो भी कहीं पे किसी को इंक्लूड करनी चाहिए, तब उसको समझ में आएगा कि ये पूरी एक्सरसाइज जो है कि मिग्रेंट बनने की, यहाँ आने की, कि बहुत सारे इवेंट्स आपके मिस हुए इस इमिग्रेशन प्रोसेस की वजह से। बिल्कुल, ग्रीन कार्ड तो आपको अब आके मिला है कि आप बहुत स्मूथली ट्रैवल कर सकते हैं, बट बिफोर दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। करेक्ट। और ट्रैवल भी कॉस्ट फ्री नहीं है, तो वो भी आपको देखना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप मुझसे पूछेंगी, मेरे ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ये सारी चीज़ें आपकी छूट जाती हैं इंडिया में। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे इवेंट्स के लिए आप जा नहीं सकते। बहुत सारे बर्थडेज हैं, बहुत सारी शादियां होती हैं रिलेटिव्स की, वो सब मिस हो जाएंगी आपकी यहाँ रहने के चक्कर। हाँ, आपको जो है अच्छा वर्क कल्चर मिलेगा, एक अलग दुनिया देखने को मिलती है यहाँ, नो डाउट अबाउट इट। और ऑब्वियसली आप रिच भी बन जाते हैं एक्सचेंज रेट की वजह से, अदरवाइज तो आप यहाँ भी मिडिल क्लास ही हैं, लेकिन एक्सचेंज रेट की वजह से आप थोड़ा अपने आप को रिच फील कर सकते हैं। तो फैक्ट्स पे देखें तो ये फैक्ट्स सबके लिए सेम है। हाँ, ये तो फैक्ट्स सबके लिए, लेकिन सब्जेक्टिव पे जाएंगे तो मेरा जो पर्सनल फीलिंग है, ये इतनी वर्थ नहीं है ये जर्नी जो है। काफी सारी चीजें आपकी छूट गई जो मायने रखती हैं लाइफ में आपके। आप कॉम्प्रोमाइज करके आप किसी भी चीज को सही ठहरा सकते हैं। और ये बात बता रहे हैं जो 25 साल पहले जिन संजीव ने ट्रेन छोड़ी थी, इस उससे छोड़ी थी कि मैं कुछ नया देखूंगा। क्योंकि वो एज ऐसी होती है, वो एज ऐसी होती है, लेकिन क्या वो वर्थ था वो वाली चीज? हाँ, अब देखो, हाइंडसाइट में ना सब विजन 2020 होता है। जब आप हाइंडसाइट में मुड़ के देखते हैं सब चीजें आपको क्लियर दिखती हैं, लेकिन जब आप लाइव खड़े होते हैं, आज इस पॉइंट पे खड़े हैं और बेस्ड ऑन करंट इंफॉर्मेशन एट हैंड आपको डिसीजन लेना होता है, तो वो बिल्कुल हर डिसीजन जो है वो सही या गलत ठहराया जा सकता है हाइंडसाइट में, लेकिन उस समय जो लेना है वो करंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको लेना होता है और आगे बढ़ना होता है। वैसे ही मैंने तब लिया जब मैंने रेलवेज छोड़ी, वैसे ही मैंने तब लिया जब मिनिस्ट्री ऑफ पावर छोड़ी, और वैसे ही कई जगहों पे मैंने इस तरह के डिसीजंस लिए जो करंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लेने पड़े। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन मेरे से पर्सनली आप पूछ रहे हो तो मैं बोलूंगा कि आज की डेट में ये जर्नी वर्थ नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन गैप होता था
2000 में 90s में लेट 90s में और 2000 में वो इंफॉर्मेशन गैप अब इंटरनेट ने पाट दिया है। वो इंफॉर्मेशन गैप नहीं है। प्लस आप आज की डेट में यूएस कुछ बनाता तो है नहीं, सब कुछ यहाँ इंपोर्ट होता है, चाइना से इंपोर्ट होता है, तो आप चाइना से इंडिया में भी मंगा सकते हैं। तो सब कुछ आज इंडिया में भी अवेलेबल है। तो मटेरियल चीजों के लिए इंडिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दूसरा, आपका जो सोशल फैब्रिक है वो भी आप तोड़ के आ रहे हो यहाँ पे, वो कोई फिल नहीं कर सकता यूएस में। आप कितना ही अपना नेटवर्क बना लो, वो जो सोशल फैब्रिक है आपका इंडिया का, वो यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। यहाँ पे मैं बहुत हार्श नहीं होना चाहता हूँ वर्ड्स में, लेकिन क्या होता है कि हम कितने भी हमारे क्लोज फ्रेंड्स हों, उनके साथ हम एक स्टेज पे जाके रुक जाते हैं और उसके आगे नहीं बढ़ सकते उनके साथ क्लोजनेस में। और यूएस में ये भी होता है कि सबकी जॉब सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जॉब से ही लाइफ चलती है यहाँ। बिल्कुल। जॉब सिचुएशंस कई बार डिमांड करती हैं कि आप दूसरी जगह चले जाएं, दूसरे स्टेट में चले जाएं। तो उस वजह से हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं, जिनके साथ हमने बहुत अच्छा समय बिताया है यहाँ पे, वो लोग अब दूसरे स्टेट्स में हैं, यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो फिर वो आपके उस सोशल फैब्रिक का पार्ट नहीं हो पाते जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए होता है या वीकली बेसिस पे चाहिए होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो नई जनरेशन अब आ रही है यहाँ पर, उनको ये वे इन करना चाहिए। पढ़ने के लिए आओ, काम करने के लिए आओ, लेकिन यहाँ परमानेंटली रुकने के लिए। मैंने देखा है कि जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं वो वापस जाते ही नहीं है। क्योंकि ऐसा क्या है? मटेरियलिस्टिक चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं इंडिया से, नो डाउट अबाउट इट। तो फिर वो, मगर अभी बहुत सारी चीजें इंडिया में भी अच्छी हो रही है, जैसा आपने बोला कि ये बातें 2000 की जब आप आए थे। करेक्ट। आज 24 साल हो गया। करेक्ट। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये नई जनरेशन अब से जो अगले 10 साल आएंगे, उसमें जो नई जनरेशन चेंज देखेगी इंडिया में, उसको देख के मुझे नहीं लगता उनको यहाँ आके सेटल होने की जरूरत है। आप आओ दुनिया देखने, ऐसा नहीं है आपको नहीं आना चाहिए, आओ काम भी करो, बट सेटल होने का जो क्वेश्चन है ना, उसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी भी रिटायरमेंट आएगी। और यहाँ की जो अपब्रिंगिंग है बच्चों की, वो बच्चों को काफी इंडिपेंडेंट बनाती है। वो इंडिया में भी है आज की डेट में। तो बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं एक एज के बाद। अपब्रिंगिंग से मुझे एक सवाल याद आया, सॉरी मैं बीच में रोका मैंने आपको। आप होस्ट हैं, आप कुछ भी पूछ सकती हैं। नहीं तो आपकी अपब्रिंगिंग इंडिया में हुई है, बच्चे आपके यहाँ रेस हुए। हम जनरली बच्चों को वो संस्कार देना चाहते हैं या वो माहौल देना चाहते हैं जिनमें हम पले बड़े हैं। आपने इन सब चीजों से कैसे डील किया और क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक उतने नहीं आते हैं। आप उनको जो बोलोगे, जैसे फेस्टिवल आया, जो पूजा करने को बोलोगे, जहां हाथ जोड़ने को बोलोगे, बच्चे कर लेते हैं जब तक वो छोटे होते हैं। लेकिन एक बार वो टीन एज में एंटर करते हैं तो वो भी दुनिया देख रहे हैं, वो भी स्कूल के थ्रू, अपने पीयर्स के थ्रू लर्न कर रहे हैं। जबकि हम अपने बच्चों को यहाँ पर कई सालों तक हम इंस्टीट्यूशन से हमने जोड़ के रखा। किस तरह के चिन्मय मिशन हुआ, जैसे ये क्या चीज है? ये मिशन है जो सनातन कल्चर के बारे में यहाँ पर अवेयरनेस लगाते हैं। प्रवचन होते हैं, गीता बेस्ड उनका वो है। स्वामी चिन्मयानंद हैं, मोदी जी भी उनको प्रेज कर चुके हैं, उनके उसमें कॉइन भी रिलीज कर चुके हैं। तो इस तरह के कई इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर, डीएवी है यहाँ पर, दूसरे भी जो इंस्टीट्यूशंस है, वो बच्चों को यहाँ पर धर्म की शिक्षा या धर्म के बारे में अवेयर कराते हैं, रिलीजियस क्या प्रैक्टिसेस है। तो एक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरे बच्चे हैं, एक स्टेज तक वो लेते हैं उस चीज को, लेकिन उसके बाद जब एक बार वो एडल्टहुड में आ जाते हैं, फिर वो उनकी मर्जी है आगे वो उसको फॉलो करें या नहीं करें। बहुत से बच्चे नहीं करते हैं फॉलो, या बहुत से बच्चे बहुत लाइटली फॉलो करते हैं, फ्रीडम अपनी वो ऊपर रखते हैं। तो जो चैलेंजेस की बात है, बच्चे जब तक छोटे हैं कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं देन इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। रखने लगते हैं। बच्चों को रेस करना यहाँ पर इतना मुश्किल काम नहीं है। स्कूल काफी सारी चीजों की टेक केयर करता है यहाँ पर, और अच्छी पढ़ाई होती है स्कूल में। तो वो सब मुझे कभी मैंने फेस नहीं किया या मुझे कोई चैलेंज जैसे नजर आया हो। लेकिन पर्सनल लेवल पे जो है, जैसे कि रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस है या रिलीजियस जो बातें हैं, उनको उनके साथ शेयर करने में छोटेपन में तो उन्होंने ले ली थी, लेकिन अब बड़े होने के बाद वो उतना फॉलो नहीं करते हैं, उतना फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे काफी लोगों के साथ होता है। आप जानते हैं ऐसे आपके कुछ है नोन में जिनके बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम आपने देखी है कि वो बड़े होकर के छोड़ दिया।
वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं हर चीज। होली मनाएंगे लेकिन होली उस तरह से नहीं मनाएंगे, वो दिवाली मनाएंगे लेकिन दिवाली मतलब पार्टी, खाना पीना, बाकी चीजें, पूजा पे उतना ध्यान नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इस तरह से हैं, काफी इंडिपेंडेंट हो जाता है यहाँ पर बच्चा जो है। वैसे ये चीज़ ना मैं आजकल हर जगह देख रही हूँ, जो ये आप पार्टी और ये सब कह रहे हैं, ये तो हर जगह है, लेकिन अगेन यहाँ आप कल्चर डाइवर्सिटी बहुत है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। और कि बच्चा अगर एक स्कूल में जा रहा है, वहाँ उसे एशियन हर तरह के बच्चे मिलेंगे। बिल्कुल, वहां से सीखते हैं वो बच्चे। मतलब आप तो गाय को पूजा कर रहे हो और दूसरा जो बच्चा है वो गाय का मांस खाता है। तो अब बच्चे को वो समझाना मुश्किल हो जाता बहुत है। मुश्किल हो जाता है कि, और स्कूल में कई बार बच्चे को इस तरह के लॉजिक रखे जाते हैं उसके सामने कि तुम उसकी पूजा क्यों करते हो जिसका हम मांस खाते हैं। तो फिर आप कैसे समझाते हैं बच्चे तो को? कल्चरली डिफरेंस है ना, वो बच्चे को हम बताते हैं कि हमारे कल्चर में ये है और क्यों है। उसका रीजन ये है कि गाय जो है वो जो प्रोड्यूस करती है वो इतना गुणकारी है, इतने सारे फायदे हैं उस चीज के ह्यूमन काइंड के लिए, इसलिए हमारे कल्चर में गाय का इतना माता का स्थान दिया गया है उसको। लेकिन जहां आपका बच्चा रहता है और उसके पीयर्स क्या कह रहे हैं उसका भी असर पड़ता है उस पर। तो सिर्फ आपकी बात का असर जिनसे हम मिलवा रहे हैं वहां हम कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों को हम वीकेंड पे अपने फ्रेंड से मिलवा रहे हैं, वो हमारी तरह इंडियंस हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही, एक लिमिट तक। आप बच्चे को वीकेंड तक कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वीकडेज पे वो कहाँ पे जा रहा है, स्कूल में कितने लोगों से मिल रहा है या वहां क्या बातें चल रही हैं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। और वो 7-8 घंटे रहता है स्कूल में, तो यहाँ की आबो हवा का असर बच्चे के दिमाग पर 100% पड़ता है। तो एज ए पेरेंट आप कंट्रोल कर लो। और फिर एक चीज होती है ना, जनरेशन गैप, वो होता ही है। जैसे आपके माँ बाप के बीच में वो गैप था, आपकी बातें उन्हें समझ नहीं आती थी, ऐसे ही आपके बच्चों को भी। कैसे डील करते हैं इन सब सिचुएशन कुछ डील नहीं करना है, लाइफ को फ्लो होने देना है, कुछ डील नहीं करना है। आपने अपना पर्सपेक्टिव रख दिया और यही है, रूल भी यही है। आपने कौन से अपने माँ बाप की सुनी? बिल्कुल हर जगह। आप कई बार तो स्कूल्स में बहुत ज्यादा होता है ये सब चैलेंजेस भी आप लोगों के सामने आते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो डर लग रहा है बच्चे को स्कूल भेजने में भी। नहीं, हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मे बी बिकॉज हम खुद ही जो है गन कल्चर से इतना, देखो न्यूज सुनना किसी इंसिडेंट के बारे में वो एक अलग चीज है, लेकिन गन कल्चर से प्रभावित होके या तो हम अब खुद गन रखने लग जाएं, ऐसा भी नहीं है। तो इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया ज्यादा कि भाई गन कल्चर से ये हो कि बच्चे को स्कूल ना भेजें या डर के रहें या क्या। और वैसे भी जो होना है वो तो होना ही है ना। जो लोग गन रखते हैं अपने घर में, उनके बच्चों के स्कूल में भी शूटिंग हो जाती है। तो यहाँ, और जो शूटिंग करने वाले हैं उनके दिमाग का कुछ पता ही नहीं है, वो कब कौन क्या कर देगा। यहाँ का प्रेसिडेंट के तक नहीं छोड़ा शूटर ने, तो हम नॉर्मल लोगों की क्या बिसात है वहां पे। जी जी जी। तो लाइफ को फ्लो होने देना है अपनी तरफ से, हम जो कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला हम ये चीज लेके चल रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को वैसी ही अपब्रिंगिंग देनी है जैसे कि हमें मिली है। बट अब समय बदल गया है, जगह बदल गई है, कल्चर बदल गया है, आप नहीं कर सकते वो चीज। क्या कभी दिमाग में कभी ऐसे आया कि काश मैं अगर इंडिया में होता तो मेरे बच्चे आज कुछ अलग होते? हाँ होते, डेफिनेटली अलग होते वो, क्योंकि इंडिया का कल्चर अलग है, इंडिया का पीयर प्रेशर अलग है। या फिर बच्चों को समझाने वाले लोग ज्यादा है? नहीं, बच्चे तो समझते नहीं है किसी से भी। समझाने वाले लोग इंडिया में हैं ज्यादा, लेकिन मैंने बताया एक एज के बाद वो किसी की नहीं सुनते। अपने इंडिया में आज भी यही है कल्चर, वहां भी चेंजेस हुए हैं, खाली यूएस में चेंजेस नहीं हो रहे, वहां भी चेंजेस हुए हैं। तो इंडिया में बच्चे नहीं सुनते आज भी बड़ों की। लेकिन हाँ, जैसा कि वहाँ सोशल नेटवर्क ऐसा है, सोशल फैब्रिक ऐसा है कि हर कोई, और क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ना आपके, जो यहाँ नहीं है। वहां पे आपकी बुआ, आपके चाचा आपको आके घर में बहुत कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे कोई फ्रेंड आके, आपके फ्रेंड को आने से पहले, बच्चे से बात करने से पहले परमिशन लेनी पड़ जाती है कई बार। तो मैं आपके बच्चे से बात भी कर लूंगे नहीं इस बारे में, मतलब। तो वो फर्क है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ की कल्चर काफी क्लोज है नेचर के। नेचर में क्या होता है, बच्चे बड़े हुए घर छोड़ देते हैं, फिर कभी नहीं आते वो उस घर में, चाहे पक्षी हो चाहे वो जानवर, और वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। अपना शिकार करो, अपना खाओ, अपनी सर्वाइवल है। वैसे ही है यहाँ एक टर्म यूज होती है, एम्प्टी नेस्टर्स। एम्प्टी नेस्टर्स, हाँ।
वो इंडिया में नहीं थी क्योंकि हम जॉइंट फैमिलीज में Joint थे, family में यहाँ थे। पर है और उसको आप रोक कुछ नहीं सकते। बताएंगे इसके बारे में? एम्प्टी नेस्टर हम लगभग उसी कैटेगरी में हैं अब। तो बच्चे जो हैं वो अपनी एजुकेशन के बाद जहाँ उनको जॉब मिलता है वहाँ निकल जाते हैं, तो आप घर में अकेले रह जाते हैं, वही एम्प्टी नेस्टर्स हैं। और काफ़ी चैलेंजिंग है वो, क्योंकि आप इतने साल बच्चों के साथ रहते आ रहे होते हैं, फिर बच्चे नहीं हैं अब, तो बच्चे मतलब आपके साथ नहीं है, कहीं तो वो कहीं और हैं और आपके साथ नहीं है, तो थोड़ा, लेकिन 1-2 साल 3 साल के बाद आप एडजस्ट कर लेते हैं एडजस्ट उस कर चीज़ लेते हैं, को। और डाउनसाइज ये कर लेते हैं या सच्चाई भी है इस कंट्री में रहने की। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि पूरा पैकेज आपको लेना पड़ता है, पिक एंड चूज नहीं कर सकते। जैसे अब आजकल ना पेरेंट्स बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, उस स्थिति में जब अगर देखा जाए जो इंडिया में जो पेरेंट्स हैं, मैं उनके रेफरेंस में ये बात कर रही हूँ आपसे, उनके बच्चे यहाँ आ गए या किसी भी कंट्री में चले गए, पेरेंट्स इंडिया में अकेले रह गए, तो वो कंडीशन उनके साथ भी आती है। पेरेंट्स इंडिया में अकेले रह गए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इंडिया में बिकॉज ऑफ द सोशल फैब्रिक, आपके कोई तो रिलेटिव हैं इंडिया में, वो खड़े हो जाते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। कंपेयर दैट सिचुएशन टू हियर और आउटसाइड इंडिया, जहाँ बिल्कुल ही अकेले हैं। इस रेफरेंस से, क्योंकि आपने इतने साल यहाँ देख लिए, ठीक है, उन पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि भाई बच्चों को कोशिश करो कि इंडिया में ही रख के पढ़ा लो, बच्चे एक बार बाहर निकल गए तो बहुत मुश्किल है तो वापस मेरे आना। अभी मैंने जैसे बताया, रेलवे का जो मेरा बैच है मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, जी। और मेरे बैच के 3-4 जो बैचमेट्स हैं उनके बच्चे यूएस आए हैं पढ़ने। तो अभी रिसेंटली एक फ्रेंड का फोन आया था, उनकी डॉटर एमएस करने आ रही है यहाँ, तो वो पूछना चाह रहे थे मुझसे कि कैसे क्या। तो मैंने उनको काइंड ऑफ ए वार्निंग दे दी थी कि अगर वो पढ़ने ही आ रही है तो ठीक है, या पढ़ के वापस जाना है, काफ़ी क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में स्टार्ट करने से पहले कि मुझे करना क्या है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दिए बिना यहाँ आते हैं तो यहाँ जो है ये जो है सक कर लेती है आपको, ये इनवर्ड स्पाइरल है, जितना आप यहाँ रहोगे उतना धंस जाओगे और वापस जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक एज तक तो पेरेंट्स ट्रैवल कर लेते हैं बच्चों के पास, एक एज ऐसी भी आती है जब उनके लिए 22 घंटे फ्लाइट में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है। तो वैसे हमारे साथ भी है, अब हमारे पेरेंट्स जो हैं वो आ नहीं सकते। एक 10 साल पहले आ गए, देख गए कैसा है क्या है, लेकिन अब नहीं आ सकते वो बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस। और तो वो अब चैलेंजिंग है, अब हमें ही जाना है। बट इंडिया में मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स हैं वहाँ जी, पे, जी, तो बिल्कुल। थोड़ा मतलब स्टिल सोशल फैब्रिक है। बाकी लोगों जिनका नहीं है उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है उनके पेरेंट्स का इंडिया में देखभाल इतने करना। साल यूएस में रह के इंडिया को लेकर के कोई पर्सपेक्टिव आपका चेंज हुआ हो, या फिर लाइफ को लेकर? इंडिया को लेकर तो यही है कि इंडिया तेजी से प्रोग्रेस कर गया है, गैप्स उतने नहीं रहे इंफॉर्मेशन वाइज, मटेरियल वाइज। तो इमिग्रेंट की लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग है यार। मुझे तो लगता है कि पहली प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए किसी की, ये पहले कोशिश करें अच्छा, अपनी कंट्री में इमिग्रेंट की रहे। लाइफ यूएस में ज्यादा मुश्किल है या किसी भी कंट्री में? मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद यूएस में ज्यादा है। मेरा यूएस में तो इमिग्रेशन का प्रोसेस है, उसकी वजह से शायद थोड़ी चैलेंजिंग है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि आपने एक बार अपना कंट्री छोड़ दिया, जब आपका कंट्री छूट गया ना तो आप बाहर आ गए वहां से। अब दूसरी कंट्री में प्रोसेस इजी है या स्ट्रिक्ट है या डिलेड है, वो अलग बात है, लेकिन आपका अपना कंट्री तो छूट गया, तो वो कंट्री छोड़ने की जरूरत है कि नहीं है आपको। कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां आपकी करोड़ों में, कई 100 करोड़ में संपत्तियां हैं और उनके बच्चे बाहर हैं और वहां कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। या कई लोग ऐसे हैं जो शटलिंग कर रहे हैं इंडिया यूएस या इंडिया और बाहर की कंट्री में, कुछ समय वहां रहते हैं, कुछ समय वहां रहते हैं, क्योंकि ना वहां छोड़ सकते हैं ना वहां छोड़ सकते हैं। तो काफी चैलेंजिंग है। बट जैसे मैंने कहा ये सब्जेक्टिव है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा, टॉपिक ही सब्जेक्टिव है, हर एक को अपने आप डिसाइड करना है कि उसे क्या करना है। अच्छा, इतने सालों में क्या आपने कोई हॉबी डेवलप करी? हाँ, हॉबीज का सिलसिला शिल्पी मैं बताऊं, क्लास 10 से चल रहा है। मैं वहाँ पोर्ट्रेट स्केचिंग करता था। ओके। 150 से ज्यादा मैं पोर्ट्रेट बना चुका हूँ। अमेजिंग। हाँ, और यूएस आके मैंने लगभग 13 साल बाद शादी के अपनी वाइफ की पोर्ट्रेट बनाई थी। और उसके बाद मैं अपने पहले जॉब से सिग्नेचर एनालिसिस भी मेरी एक हॉबी रही है। मैं काफी सिग्नेचर देख के पर्सन के कुछ ट्रेट्स बता सकता हूँ। कोई ऐसी हॉबी या स्किल जिसने आपकी वजह से लोगों को भी कुछ मदद मिली हो, जिस स्किल से लोगों को भी मदद मिले, तो वो तो मीडिया हो सकता है। मैं रेडियो
मैंने किया, क्योंकि मेरे को न्यूज़ में काफ़ी इंटरेस्ट रहा, तो मैंने रेडियो किया। जैसे हमारी बात हुई, ऑल इंडिया रेडियो पर मैं अनाउंसर था, यहाँ न्यूज़ आकर रीडर था। यहाँ आकर भी मैंने, क्योंकि जब तक मैं ईस्ट कोस्ट पे था, मैसाचुसेट्स में हम लोग थे 7 साल, वहाँ तो कोई रेडियो स्टेशन भी नहीं था और इंडियन पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ह्यूस्टन आने के बाद 2012 में मैंने एक्सप्लोर किया, तो यहाँ 24/7 के 3-3 चैनल थे। मैंने तीनों चैनल्स पे जो है एज ए काम आरजे काम किया है। तो वो एक हॉबी है, और अब फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं अभी कुछ और निकलेगा। थोड़ा मुझे वास्तु में भी थोड़ा इंटरेस्ट आया है, थोड़ा न्यूज़ रीडिंग तो हमेशा चली रही है, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। वास्तु में इंटरेस्ट कैसे आया? वास्तु में इंटरेस्ट बड़ा बड़ा अच्छा एक वो बना। जब क्या होता है ना लाइफ में, जब आपको चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली सेटबैक्स आते हैं, जब तब आप जो है उस ऑलमाइटी की तरफ ध्यान देते हैं कि ये कुछ है, कुछ और भी। अभी मैंने एक कोट पढ़ी, मेरे कजिन ने भेजी थी, कि जब तक आपकी जिंदगी पटरी पर चल रही होती है, तब तक आपको लगता है कि मैं बहुत कुशल ड्राइवर हूँ, स्किल ड्राइवर हूँ मैं। जब तक आपकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर दौड़ रही होती है, तब तक आपको लगता है मैं कुशल स्किल ड्राइवर हूँ। लेकिन जैसी गाड़ी पटरी से उतरती है, तब आपको एहसास होता है कि गाड़ी कोई और चला रहा था। वाह। तो जब सेटबैक्स होते हैं, तब आपको एहसास होता है कि हाँ, कोई और है, कोई और हायर पावर है। तो ये जब 2018-19 का एक पीरियड आया, जिसमें कुछ फाइनेंशियल सेटबैक्स भी हुए, कुछ पर्सनल भी सेटबैक्स भी हुए, स्पेशली बच्चों को लेके। तो तब मेरा ध्यान गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ घर में कुछ ठीक नहीं है, या क्या नहीं है। और तब तक यूट्यूब काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, और मुझे ऐसे 2-4 सोर्सेज मिले जिनसे मैंने लर्न करना शुरू किया, और मुझे पता चला कि काफ़ी कुछ जो है गड़बड़ था जिस घर में हम रह रहे थे। तो वास्तु का असर आपको अपने घर पे दिखा? हाँ, तो क्या हम अपने घर का वास्तु खुद कर सकते हैं, कर तो सकते हो आप, या फिर किसी कंसल्टेंट को हायर करना जरूरी लेकिन है? आपको फिर सारी नॉलेज खुद गेन करनी खुद पड़ेगी। गेन करनी पड़ी। तो तो अगर आपके आपने पास टाइम नहीं है, तो कंसल्टेंट को आपने ही। कंसल्टेंट किए थे, नहीं, या फिर मैं तो वैसे ही जूझ रहा था समस्याओं से, और किस तरह की समस्या है? पर्सनल लेवल पे, पर्सनल मतलब लेवल कुछ पे। ऐसा लग रहा है आपको लाइफ में सही नहीं हो रहा। हम्म स्पेशली जब आप जो सोच रहे हो उसके हिसाब से नहीं हुआ, तो वो सही नहीं हो रहा। हम्म, राइट, यही होती है डेफिनेशन। जी। तो उसको एक्सप्लोर करने के चक्कर में फिर पता चला कि ये चीजें हैं, और आप सही करा सकते हो अगर आप ये चीजें सही कर लो। थोड़ा सा वास्तु क्या है थोड़ा समझते हैं। हाँ, एक अगर मैं अपने घर से ही लूं, शुरुआत करूं, बिल्कुल। कि घर की एंट्रेंस का क्या सही डायरेक्शन होता है, क्योंकि वास्तु का पूरा डायरेक्शन से लेना देना है कि आपकी डायरेक्शन करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट। तो ऐसे इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से जी, पहले, ठीक है ना। वास्तु जो है, पहले हम थोड़ा डीप समझते हैं डाइव वास्तु करते हैं है क्या। इसमें। हाँ, जी। थोड़ा वास्तु को समझते हैं कि पहले है क्या वास्तु। वास्तु जो है बेसिकली एक तरीका है, एक जरिया है, जिसके थ्रू आप एज ए फिजिकल एंटिटी रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स के साथ हार्मनी में रह सके। ओके, आप एग्जिस्ट तो करोगे, अंडरस्टूड। लेकिन हार्मनी में एग्जिस्ट करना है आपने। और पूरे यूनिवर्स में जो पूरा खेल चल रहा है, वो एनर्जी का खेल है। वही एनर्जी फॉर्म चेंज करके मैटर बन जाती है। आप भी फिजिकल एंटिटी जो बने हुए हैं, वो एक एनर्जी है, और ये सारी एनर्जी जो है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे चल रही है। तो इस माइक की एक अलग फ्रिक्वेंसी है, एनर्जी है। ये भी हमको फिजिकली एक, मैंने खुद ये चीज फील करी है। जब मैंने अपना ये पॉडकास्ट शुरू किया, तब तक मैंने यहाँ प्लांट्स ऐड नहीं किए थे। मैंने प्लांट लगाए 2-3, एक ये रखा है इधर, 2-3 पीछे रखे हुए हैं। इतना अच्छा फील हुआ, इनसे ही वाइब्स चेंज हो हो जाती गई, इनसे एक अलग एनर्जी मिली। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो उसका फ्लो चेंज हो जाता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर चीज एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, एनर्जी है, क्योंकि वो इसीलिए एनर्जी बिना फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो करेगी तो फ्रीक्वेंसी है, तो आपकी एनर्जी को सही करना है। तो अब वास्तु जो है वो आपको हार्मोनी में रहना सिखा रही है रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स के साथ, रेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस के साथ। आप कैसे को एग्जिस्ट करें हार्मनी में। तो इसमें इसीलिए डायरेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसे ही 4 दीवारें और एक छत खड़ी होती है, तो 45
45 एनर्जीज जो है वो अपना प्ले शुरू कर देती हैं। जब तक छत नहीं डली है कोई इशू नहीं है। जैसे ही छत डल गई, ये वर्ल्ड में कहीं भी होगा, यूएस हो, इंडिया हो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चार दीवारी और छत आई, 45 एनर्जीज का प्ले शुरू हो गया। 45 में से 33 जो हैं वो देवता या सुर एनर्जीज है, और बाकी की जो हैं 12 असुर एनर्जीज है। उनसे कैसे बचा जाता है? हाँ, तो वो बचा ऐसे जाता है। उनके बारे में अगर आपको पता है तो आप वहां पर उस एनर्जी को स्टॉप करोगे, मतलब मैं जब प्ले नहीं करने दोगे। जी, मैंने जो सुना है कि लोग जब प्लॉट्स लेते हैं उन पर घर बनाने से पहले कुछ लोग जो वास्तु मानते हैं वो वहाँ कुछ पेड़ पौधे उगा के देखते हैं पहले, और उगाने के बाद कुछ टाइम बाद, मतलब 1 महीना 2 महीने बाद देखते हैं क्या वो पौधे चल भी रहे हैं, कैसी एनर्जीज है, वो उन पौधों से पता लगा लेते हैं। होता है, बहुत बहुत कुछ करते हैं लोग इस तरह का। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ है कि आपको डायरेक्शन से काफी हेल्प मिल जाती है। कोई नई चीज खरीदी, आपने गाड़ी खरीदी, बस मान लिया घर खरीदा, तो आप एक स्वास्तिक उस पे बना लेते हैं। वो क्या चीज है? तो क्यों हम करते हैं, क्यों स्वास्तिक बनाते हैं? तो जहां तक मेरी जानकारी है, स्वास्तिक जो है वो अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव एनर्जी को, और नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकता है। वो उसकी पावर्स हैं इतनी। आप किसी विद्वान ने बताया है, ऑब्जेक्टिफाई किया है उसको, ये ह्यूमन बीइंग अगर अपनी प्रेयर से कुछ मांगता है तो ह्यूमन बीइंग की जो प्रेयर है, उसकी जो पावर है, अगर वो 65,000 है, स्वास्तिक का साइन 1 मिलियन, इतना पावरफुल है। और ओम का भी साइन रहता है। ओम का जो साइन है उसकी भी पावर उन्होंने डिफाइन की है, वो 100,000 है। 65,000, 100,000 एंड 1 मिलियन, इतना डिफरेंस है। तो स्वास्तिक का साइन बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, बहुत ही। सबसे इम्पोर्टेंट स्थान होता है किसी भी घर का। बिल्कुल। वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? तो घर के लिए शास्त्र जो कह रहे हैं, और वाइडली एक्सेप्टेड है जो फैक्ट, वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है। उसमें हमारा फेस किधर होना चाहिए? हम हमेशा नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहे हैं, तो वो पूरा जो क्वाड्रेंट है, नॉर्थ और ईस्ट, इसके बीच में आप मंदिर कहीं भी बना सकते हैं। तो आप या तो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं या ईस्ट को फेस कर रहे हैं। यानी जो आइडल्स रखे हैं, जो मूर्तियां रखी हैं मंदिर में आपने, उनकी पीठ ईस्ट को होगी, वो वेस्ट फेसिंग होगी। कलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है वास्तु में, जो उसमें कपड़ा हम बिछाते हैं मंदिर में, जिसमें हम मैं आने वाला था वहीं पे, क्योंकि अब मैंने कह दिया नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन जो है मंदिर के लिए बेस्ट माना गया है जी। लेकिन नॉर्थ जो है वो वाटर का डायरेक्शन भी है एलिमेंट वाइज, और ईस्ट जो है वो एयर का डायरेक्शन है। तो वाटर का अगर डायरेक्शन है तो वहां पर फिर नीले रंग की जो चीजें हैं, या काले रंग को भी वास्तु में पानी ही माना गया है। तो नीला या काला रंग जो है वो बेस्ट है। लेकिन हम अक्सर क्या देखते हैं, लाल रंग। लोगों ने घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर तो बना लिया, लेकिन कपड़ा उस पे लाल रंग का बिछा हुआ है, जो फायर एलिमेंट है, जो कि फायर एलिमेंट है। यानी आप फायर को एक्सटिंग्विश कर रहे हो, बुझा रहे हो उसको, तो वो नहीं करना है। तो रेड निकाल दो वहां से, तो ब्लू और एक ब्लैक, येलो, ब्लू और ब्लैक। ओके, येलो नहीं, येलो चल जाएगा, लेकिन बेस्ट इफ आपको बेनिफिट लेने हैं उस डायरेक्शन में, उस एनर्जी के, तो ब्लू और ब्लैक इज द बेस्ट। बेडरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए? तो बेडरूम जो है वो अगेन वाइडली एक्सेप्टेड है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन माना जाता है। मेरा पर्सनली भी यही मानना है। आपका जो जहां आप सोते हैं, आपका फेस किस तरफ होना चाहिए? आपके पैर किस साइड होने चाहिए? आप पहली बात तो घर के साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम आ गया। अब विद इन दैट बेडरूम आप किसी भी डायरेक्शन में अपना हेड रख सकते हैं एक्सेप्ट नॉर्थ। ओके। नॉर्थ के अलावा ईस्ट में आपका हेड है। ऐसा क्यों? नॉर्थ में क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, एक मैग्नेट भी है, और नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और हम भी एक मैग्नेट है। हमारे अंदर जो भी चीजें हैं वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं। तो हमारा नॉर्थ पोल और अर्थ का नॉर्थ पोल जो है वो एक डायरेक्शन में अगर रहेंगे तो रिपेल करेंगे। तो आपको ऐसा कहा जाता है, नींद नहीं आएगी, तो मैं तो खुद फॉलो करता ही उसको, कितने सालों से कर रहा हूँ। आप और किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, आपके क्यों नींद नहीं आएगी? क्योंकि आप, क्या रीजन होता है एग्जैक्टली इस चीज?
पूरा घर उसी के बिल्कुल। चारों ओर घूमता है, उसका क्या डायरेक्शन रहता है? तो वास्तु में उसको आग्नेय कोण बोला गया है, साउथ ईस्ट अग्नि का कोण है। तो क्योंकि किचन में खाना बनता है, अग्नि वहीं घर में कहीं भी फायर होती है तो वो किचन में ही होती है। तो किचन की जो फायर है वो उसकी आइडियल लोकेशन तो साउथ ईस्ट है, पर बहुत सारे घरों में साउथ ईस्ट में नहीं जा पाती है। तो अब हमें क्या देखना है कि अगर साउथ ईस्ट में नहीं है तो कम से कम पानी की डायरेक्शन में ना हो। पानी मतलब नॉर्थ, वाटर की डायरेक्शन में ना हो कम से कम किचन। अगर मान ले हैं किचन का चूल्हा आपका नॉर्थ, घर के नॉर्थ में ही आ रहा है तो क्या करें? तो फिर आपको कुछ ना कुछ आपको उसका रेमेडी करना पड़ेगा। क्या रेमेडी कर सकते हैं? रेमेडी बहुत सारी हैं। टेप लगा के करते हैं चूल्हे के अराउंड, ग्रीन पत्थर रखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं बेसिकली कि पानी और अग्नि मिले ना, तो उसके बीच में एयर का बैरियर लगा देते हैं। और ये चीजें प्ले करती हैं। मैंने लोगों को सजेस्ट किया है, मेरे फ्रेंड्स को, ये और सब चीजें कभी आपने मैंने अपने भी लगाई हैं। कुछ फायदा मिला है? हाँ बिल्कुल, तभी तो इस तरफ आप बढ़ोगे जब आपको मिला, आपके फ्रेंड्स को मिला। कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे कि आपके थ्रू किसी को फायदा मिला हो? किस तरीके का फायदा? तो जैसे कि एक हमारे फ्रेंड हैं, डैलस में रहते हैं वो, यहाँ शुगरलैंड में भी यहाँ पर 2 लोगों के घर में हमने किया। तो उनका यही था कि जिस कंपनी में वो थे कई साल से थे, प्रमोशन नहीं हो रहा है और फ्रस्ट्रेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो उनका नॉर्थ ईस्ट चेक किया तो सबसे वही प्रॉब्लम थी, नॉर्थ ईस्ट में भर भर के लाल कलर, ऑरेंज कलर था उनका, क्योंकि पूजा घर में उन्होंने अच्छे खासे सजा रखा था, वो सारा उनका हटवाया। और उनका, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट जो है आपको क्लैरिटी लाने में हेल्प करेगा। अगर वहाँ की एनर्जी सही है तो उनको दिमाग में आया कि फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। और उनके बेडरूम में भी उनका जो वर्क का डेस्क था वो बेडरूम में था, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। आप काम वहां से कर रहे हो, वो डायरेक्शन सही नहीं है। तो उनकी डायरेक्शन वर्क की सही करवाई, वेस्ट में मूव करवाया उनका डेस्क। और 3 या 4 महीने बाद उनको जिस पोस्ट पे वो जाना चाहते, जो डेजिग्नेशन उनको चाहिए था, वो किसी दूसरी कंपनी ने उनको दे दिया। इतना माइनर चेंज से? हाँ, उन्होंने मतलब वो कंपनी छोड़ दी। 4 साल से उस कंपनी में थे, वेट कर रहे थे प्रमोशन का, और फिर वो छोड़ दी, दूसरी कंपनी में दूसरे डेजिग्नेशन पे बेटर सैलरी पे चले गए। आपने अपनी जिंदगी में क्या चेंज देखा? अपनी जिंदगी में भी यही है, फाइनेंशियली आपका स्टेबिलिटी आ जाती है। जो एक प्रोजेक्ट आप 3 महीने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं वो 3.5 साल चलता है। तो और घर में रहने वाले लोगों के विचारों में चेंज आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो, जैसे मैंने कहा, सबकॉन्शियस लेवल पे आपको ये अफेक्ट करती है, और वहां से आपकी रियलिटी चेंज होती है। तो जो आपको इफेक्ट लगता है कि ये उसकी वजह से आया, वो एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस में चेंज हुआ है, उसकी वजह से आया है। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा, प्रोफेशनल लाइफ में भी, क्योंकि आपने एनर्जी बैलेंस की है। और एनर्जी का ये तो वही घर की बात है कि हमने बेडरूम देख लिया, हमने अपनी किचन सेट कर ली, टॉयलेट्स हमने उस हिसाब से कर लिए। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी क्या वर्क स्पेस पे आप वास्तु के हिसाब से कुछ चेंज कर सकते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ और अच्छी हो जाए? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप ऑफिस में कहीं गए, वहां आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने कैसी सेटिंग की है वो तो वही। लेकिन अगर आप घर से काम कर रहे हैं, होम ऑफिस है आपका, तो आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, उस पर पूरी चॉइस है। कोई ऐसी चीज? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो वास्तु जो है ना, काम के साथ थोड़ा सा डिफरेंट चलता है कि सेम डायरेक्शन एक को सूट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, बिकॉज वो एक दूसरे तरह का काम करता है, ये एक दूसरे तरह का काम करता है। तो आपका काम क्या है, उसके हिसाब से आपके लिए आपका होम ऑफिस किस डायरेक्शन में ज्यादा आपको बेनिफिट देगा, ये डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मनी रिलेटेड जॉब्स में है, जैसे कि फाइनेंस इंडस्ट्री में है, इंश्योरेंस में है, कंसल्टिंग में है, चार्टेड अकाउंटेंट, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है पूरा, कुबेर का जो है ना, मनी का वो डायरेक्शन है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपका होम ऑफिस होना चाहिए, और हो सके तो आप नॉर्थ या ईस्ट को फेस कर रहे हो जब बैठे। तो ऐसे ही अगर आपका कम्युनिकेशन का, जिसमें और लोग इन्वॉल्व हैं, कम्युनिकेशन का है, नेटवर्किंग है आपकी, आप जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, कोई पॉलिटिशियन का जॉब है, उनका भी पब्लिक से लेना देना है, ब्रॉडकास्टर्स हैं, इन सब का, जिनका भी कम्युनिकेशन और पब्लिक से रिलेशन है, वो ईस्ट डायरेक्शन है।
तो वो अगर अपना ऑफिस और वो सब ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, होम ऑफिस, तो ऐसे ही अपने आईटी के हैं, आईटी वाले लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर वाले हैं मोस्टली उनके लिए वेस्ट डायरेक्शन सूट करता है। अच्छा, उसमें हाँ, क्या ऐसा वेस्ट होता है? डायरेक्शन मतलब होम ऑफिस घर के वेस्ट में होना चाहिए, बट अगेन यू आर फेसिंग आइदर नॉर्थ और ईस्ट। जब आप बैठ रहे हैं तो वो मोस्ट ऑस्पिशियस है। कई बार होता है, नहीं हो पाता वैसा आइडियल, लेकिन दिस इज द मेन क्राइटेरिया। तो जी जी। ऐसे ही साउथ का भी है। साउथ में अगर आपको स्टेबिलिटी वाले काम होते हैं साउथ के जनरली, आप जो है आर्मी में हैं, आप पुलिस में हैं, आप लॉ मेकर हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो भी आपके स्टेबिलिटी वाले जो जॉब्स हैं, बड़ा इम्पैक्ट होता है जिन जॉब्स का, वो सारे साउथ में रहते हैं। तो साउथ में अगर आप अपना होम ऑफिस ले जाएंगे, बट जैसा कहा कि हर किसी के लिए ये अलग काम करता है, लेकिन सुपरफिशियल ऊपर अगर जाए, करेक्ट, तो ये चीजें हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में जहाँ की एम्प्लॉयर कंट्रोल कर रहा है सारी चीज, वहां पे आप पॉसिबल है तो डायरेक्शन कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। चेंज नहीं कर पाएंगे आप शायद, लेकिन चेयर का डायरेक्शन आप शायद चेंज कर पाए, तो वो कर लीजिए। आखिरी सवाल जाने से पहले, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इतने सारे अनुभव हैं, जिंदगी को आपने बहुत करीबी से परखा है, हर एक अनुभव को, कोई एक या दो आप की एडवाइजेस यंग प्रोफेशनल्स को देना चाहे? मैं हमेशा अपने हर गेस्ट से ये सवाल पूछती हूँ, कोई भी एडवाइस जो आप देना चाहें अपने इस अनुभव से। हाँ, जरूर मैं डेफिनेटली दूंगा, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उस बेसिस पे तो मैं ये कह ही सकता हूँ कि एक बार आपको क्लैरिटी आ जाए ना आपको करना क्या है, तो यानी पहले आप अपने गोल सेट करो कि आपको करना क्या है, और आप कुछ भी डिजायर कर सकते हो इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में कोई रोक नहीं है आपके ऊपर, आप अपना कुछ भी गोल सेट कर सकते हो। गोल सेट करो, उसके अराउंड ड्यू डिलीजेंस करो, कैसे कर सकते हो, क्या रिसोर्सेज हैं, वो सब एक बार आपको क्लैरिटी आ गई उस गोल के लिए, फिर किसी की नहीं सुननी, फिर अपने गोल की तरफ बढ़ जाओ। तो एक तो ये है कि डेयरिंग करनी है, गोल डिसाइड करके क्लैरिटी लाके अपने डायरेक्शन में चले जाओ, यू विल सक्सीड, देयर इज नो वे यू कैन नॉट। सो आप जाएंगे और सक्सेस, तो मुझे भी भरोसा हो गया। हाँ जरूर, एक तो ये है, और दूसरा ये है कि उसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का भी काफी रोल है उस एडवाइस में, पीस ऑफ एडवाइस में, कि आपका सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वर्जन बनते जाते हैं चीजों के। कोई सॉफ्टवेयर आया, उसका एक पहला वर्जन आ जाता है, उसमें बहुत सारे बग्स होते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो आ जाता है मार्केट में एज ए प्रोडक्ट, और पब्लिक उसको खरीदती है और उसको चलाती है और प्रॉब्लम फेस करती है, फिर वो करेक्ट होके वर्जन 2 आता है, फिर वर्जन 3 आता है, फिर वर्जन 100 आता है, तो ये चलता रहता है लगातार। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो भी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है उसके हिसाब से आप आगे कदम बढ़ा दो, एक्शन कर दो, वर्जन 1.0 ले आओ। आप वेट करोगे कि सारी बत्तियां ग्रीन मिले आपको सिग्नल, तभी मैं घर से गाड़ी स्टार्ट करूंगा, तो वो सही नहीं है। आपको सिर्फ देखना है पहली बत्ती ग्रीन है तो मैं गाड़ी लेके निकल गया, अब आगे जो होगा वो मिलती जाएंगी ग्रीन। तो एक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें मैं आपके इस एफर्ट को भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि हम बहुत सारे लोग हैं, सोचते बहुत हैं, करते नहीं है। आपने कर दिया, ये पॉडकास्ट रियलिटी है, अभी आपने कर दिया ये, और अब कई पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो चुकी हैं इसकी। तो ये एक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो दोनों जो चीजें, एक तो क्लैरिटी आ जाए, देन डोंट स्टॉप, और एक्शन लेना है, थॉट्स तक उसको कन्फाइन नहीं रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, अमेजिंग लाइफ स्टोरी एंड अमेजिंग लेसन्स। थैंक यू संजीव फॉर कमिंग, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, अपने लेसन्स शेयर किए, हर एक चीज़ आपने इतना डीप जा करके समझाई। आई एम श्योर कि वास्तु रिलेटेड जो हमने सोचा भी नहीं था वो टॉपिक आ जाएगा, वो हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, मुझे बुलाया आपने और ये सारा मैं शेयर कर पाया। मेरी लाइफ अदरवाइज तो बहुत सारे लोगों के साथ आप शेयर नहीं कर सकते, बट आपके इस माध्यम से बहुत सारे लोग इसमें छुपी शायद कुछ बातें होंगी जिनको पकड़ लेंगे और अपनी लाइफ में उतारेंगे, तो सबके लिए हेल्प होगी। मुझे बहुत खुशी होगी जी। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। आज का कॉन्वर्सेशन बहुत अमेजिंग था। हमने हमारे गेस्ट से जाना कि एक गैजेटेड ऑफिसर्स होता क्या है, इमिग्रेशन इश्यूज, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं किड्स को रेस करने में, क्योंकि एक मल्टी कल्चरल जगह पर आप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। हमने जाना कि आप कैसे अपने घर का वास्तु खुद से कर सकते हैं।
तो अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हिट द बेल आइकन ताकि हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।